नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, सुरभि और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पुणे से है। पुणे में एक विवादित पोस्ट के बाद दौंड इलाके में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। TV9 भारतवर्ष की अपील है कि सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखें। जानकारी ये मिल रही है कि शिवाजी की मूर्ति का विवाद मस्जिद तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में दो गुटों में झड़प हुई। विवादित पोस्ट के बाद पथराव और आगजनी हुई। अभी भी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। झड़प के बाद पुणे के दौंड में तनाव बना हुआ है। कुछ दुकानों में भी आग लगाई गई जिस वक्त ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल एक विवादित पोस्ट के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। हालांकि जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया था उसे हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन तब जबकि हिरासत में लिया गया, पुलिस थाने पर ही पहले बड़ी भीड़ पहुंच गई और ये कहा गया कि इस युवक को उनके हवाले कर दिया जाए। पुलिस ने यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए अपील की है लोगों से। इस पूरे इलाके में इस वक्त तनावपूर्ण हालात जरूर हैं, लेकिन शांति बनी हुई है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स को यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़े। आंसू गैस के गोले भी, हवाई फायर किए गए, पानी की बौछार भी की गई भीड़ को तितर बितर करने के लिए। एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें जो पुणे के दौंड में क्या कुछ हुआ वो बयां करती हैं। तो पुणे के दौंड इलाके में यह सब कुछ हुआ है। खासा तनाव है, हालात फिलहाल काबू में है, नियंत्रण में है। भड़काने वाली कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और TV9 भारतवर्ष आपको वो आपत्तिजनक तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। TV9 भारतवर्ष ये अपील करता है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। शिवाजी की मूर्ति का विवाद मस्जिद तक पहुंचा और उसके बाद देखिए ये तस्वीरें किस तरह से तनाव बढ़ता हुआ इस इलाके में हमने देखा, लेकिन अब हालात काबू में नजर आ रहे हैं। विवादित पोस्ट के बाद पुणे का दौंड सुलग उठा। बाइक धू धू कर जल रही है। आग की लपटों से पूरे इलाके में तनाव है। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी की और आंसू गैस के गोले भी दागे। दरअसल शिवाजी महाराज की मूर्ति का विवाद मस्जिद तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के पुणे में दो गुटों में भीषण झड़प हुई। विवादित पोस्ट के बाद पथराव हुआ और आगजनी भी की गई। इस दौरान कुछ दुकानों में भी आग लगाई गई। अभी भी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। झड़प के बाद पुणे के दौंड में तनाव बना हुआ है। इस बीच भड़काने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। TV9 आपत्तिजनक तस्वीर नहीं दिखा रहा है। TV9 की अपील है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। वहीं पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। TV9 भारतवर्ष से SP संदीप सिन्हा ने कहा कि हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। अभी शांतता है यहाँ पे और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन, पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना। तो पुणे में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात इस वक्त कैसे हैं? TV9 संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आज सुबह देखिए इधर ही इस दुकान में जो भीड़ आई थी, उधर बहुत जो दुकान के कांच है वो फटे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत भीड़ थी। 1000-2000 की जो युवक थे, पूरे नागरिक थे, उधर आ चुके थे और रोड पे जो पत्थरबाजी भी हुई थी। कुछ जो ठिकाने हैं उधर आप देख सकते हैं कि इस दुकान के पूरी तरह से कांच फूट गए हैं। कुछ ठिकाने में जो मस्जिद है वो देखिए जो ग्राम पंचायत में नोंद नहीं है, उस मस्जिद को देखिए जो इधर के लोगों ने पार दिया है। आज सुबह से बहुत ही परिस्थिति नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। दोपहर के बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया, उधर के जो SP है, पुणे ग्रामीण के SP संदीप सिंह गिल, वो इधर पहुंच गए। उसके बाद ये जो परिस्थिति है वो नियंत्रण में आने में बहुत मदद मिल चुकी है और अभी जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। जो भीड़ की जगह है वो भीड़ की जगह पूरी तरह से जो आदमी को इकट्ठा होने को मना कर दिया है। और मालेगांव ब्लास्ट मामले में विस्फोटक जानकारी सामने आई है। पूर्व ATS अफसर महबूब मुजावर ने दावा किया है कि इस मामले में RSS प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की साजिश रची गई थी। मालेगांव विस्फोट केस की जांच करने वाली ATS टीम के सदस्य रहे महबूब मुजावर ने हैरान करने वाला दावा किया है।
उनके मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के आदेश दिए गए थे। परमवीर सिंह की तरफ से आदेश मिलने का दावा किया गया है। इस मामले में भगवा आतंकवाद साबित करने की साजिश रची गई थी। मेरे को उसमें का एक पार्ट का तपास दिया गया था, एक अलग से ये दिया गया था मेरे को कि उसमें जो एब्सकॉन्डर है संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, इसके बारे में मेरे को आदेश दिया गया था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को इसमें पकड़ के लाओ, उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। मैं नहीं उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस वजह से मेरे ऊपर, उनको मालूम था कि इसको सब सीक्रेट मालूम है, इसके अंदर क्या साजिश है क्या, इस वजह से मेरे पर झूठी केस की। मोहन भागवत जी को संदीप डांगे और रामजी कलसंगरा से मिला के केस करना चाहते थे वो, मगर वो बाद में वो रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे का मर्डर हो गया, इन कस्टडी में खत्म कर दिया। उस जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से कठुआ में उज्ज दरिया का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। हालात को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी का शोर डराने वाला है। कठुआ जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उज्ज दरिया का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हालात को देखते हुए बांध के कई गेट खोल दिए गए, जिससे पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए लोगों से नदी और नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी है। संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी तो कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। बहाव के पास रहने वालों का कहना है कि दरिया की जलधारा का बहाव बहुत तेज है और इससे उनका मकान खतरे की जद में है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए भीषण लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों में जुटी हैं। वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है, जहां पंडोह बांध के पास भीषण लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया। माना जा रहा है कि जिले भर में लगातार हो रही बारिश के कारण ये भूस्खलन हुआ है। वीडियो में मलबे की चपेट में आकर एक कार उल्टी दिख रही है। अधिकारी और रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है। मंडी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। तेज बारिश और भूस्खलन से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने सभी प्रभावित जगहों का निरीक्षण किया है। आपदा प्रभावित परिवारों को भी सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा बारिश के दौरान सतर्क रहें, गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और लैंडस्लाइड संभावित इलाकों में न जाएं। आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से तुरंत संपर्क करें। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के चलते स्थानीय लोगों को पीने के पानी की भी अब कमी से जूझना पड़ रहा है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर के घटाल इलाके की, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव डूब रहे हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। घर, रास्ते, खेत और खलियान सब बाढ़ के पानी में डूबे दिख रहे हैं। पिछले 2 महीने से जारी बारिश के कारण जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर पन्ना, अरगोड़ा और नगर पालिका क्षेत्र के आसपास के कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। बाढ़ में डूबे इन इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रशासन को बार बार सूचित करने के बावजूद पीने के पानी के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है। बाढ़ के हालात के कारण स्कूल और ICDS केंद्र बंद कर दिए गए। बानगढ़ा से घटाला जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है। कई बार इन रास्तों की मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन लोगों का कहना है कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इलाके में एक स्थायी पुल बनाने की मांग की जा रही है। बारिश के साथ साथ बांध के पानी छोड़े जाने से हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। बाढ़ बारिश की चपेट में आकर फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश थमने के बाद भी हालात बेहद खराब हैं और लोगों को अपने घर रहने का डर सताने लगा है।
अहमदाबाद की बावला सोसाइटी में लोग डरे सहमे हैं। पिछले कई दिनों से सोसाइटी में कई फीट पानी भरा हुआ है। बारिश को रुके 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन जल जमाव के हालात अब भी बने हुए हैं। इसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गंदा पानी घरों के अंदर भरा है, जिससे लोगों को बीमारियों का डर सताने लगा है। खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो गई है। वीडियो में दिख रहा ये शख्स इसी जलभराव के बीच घर के लिए गैस सिलेंडर ले जाता हुआ देखा जा सकता है। ऐसे में घर में मौजूद लोग जरूरी सामान इसी तरह ले जाने को मजबूर हैं। एसडीएम और विधायक सोसाइटी का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। 5 दिन पहले तक लोगों के गले तक पानी भरा था। 5 दिन बाद लोगों के कमर तक पानी भरा है। पिछले कई वर्षों से बरसात में इसी तरह के हालात बन जाते हैं। लोगों को डर है कि अगर पानी ज्यादा दिनों तक यूं ही भरा रहा तो कई घर ढह सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जाने लगे हैं। अहमदाबाद में चांगोदर बावला रोड पर मौजूद स्वास्तिक एस्टेट और गैलोप्स इंडस्ट्रियल पार्क भी पानी में डूबे हैं। स्वास्तिक एस्टेट के 30 प्लांट के कर्मचारी और गैलोप्स इंडस्ट्रियल के कर्मचारी ट्रैक्टरों की मदद से आवाजाही कर रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। धौलपुर में तेज बहाव की चपेट में आने से एक ट्रक पानी में बह गया। घटना के बाद ड्राइवर और क्लीनर की तलाश की जा रही है। तस्वीर राजस्थान के धौलपुर की है, जहां तेज बारिश और बाढ़ में एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर हादसे का शिकार हो गए। ट्रक के साथ ड्राइवर और क्लीनर पानी में बह गए। हादसा मनियर थाना क्षेत्र के रनौली रपटे के पास हुआ है, जहां देखते ही देखते पूरा ट्रक पार्वती नदी में समा गया। गाड़ी में सवार 2 लोगों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें लगातार ड्राइवर और क्लीनर की खोज में जुटी हुई है। प्रशासन का कहना है कि बार-बार चेतावनी जारी करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। हादसे का शिकार हुए लोग जसूपुरा से धौलपुरा की ओर आ रहे थे। सभी यूपी के फतेहाबाद के रहने वाले हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद कल बांध के गेट खोले गए थे, जिससे कई इलाकों में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हड़ौती और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद चंबल नदी में करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पहले कोटा से और बाद में नमनेरा बैराज में पानी छोड़ा गया। प्रशासन की ओर से निचले इलाके के निवासियों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की जा रही है। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी भी पानी में खराब हो गई, जिसे ट्रैक्टर के जरिए खींचकर बाहर निकाला गया। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। राज्य के आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर में खुद आपदा का शिकार हो गए। मंत्री जी सवाई माधोपुर का दौरा करने गए थे और इस दौरान पानी में डूबी सड़क पर उनकी सरकारी कार फंसकर खराब हो गई और इसके बाद एक ट्रैक्टर से खींचकर कार को बाहर निकाला गया। पूरे जिले में बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। सवाई माधोपुर में हुई तेज बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जिले के टोडरा, फलौदी, क्वारी में घरों में 1 से 1.5 फीट पानी घरों में भर गया। बारिश के चलते हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर जलजमाव हो गया। प्रमुख बांध और धार्मिक स्थलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन और रेलवे विभाग अलर्ट मोड पर है। रणथंभौर नेशनल पार्क क्षेत्र में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल पार्क का पानी बहकर सड़क पर आ गया और इस वजह से रास्ते में कई बड़े बड़े गड्ढे बन गए। जम्मू और कश्मीर के भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इसे देखते हुए जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं, जहां चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से इलाके में तेज बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन प्रभावित है। डोडा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी और नालों के बढ़े जलस्तर और पानी की रफ्तार को देखकर लोग डरे हुए हैं। हालात को देखते हुए जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों और यात्रियों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। आपदा राहत टीमें भी अलर्ट पर हैं और निगरानी भी तेज कर दी गई है। डोडा के साथ उधमपुर में भूस्खलन के रास्ते बंद हो गए हैं। अमरनाथ यात्रा भी कुछ समय के लिए रोक दी गई। आसपास के इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए अपील की जा रही है। डोडा के भद्रवाह में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। रास्तों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के औरैया में यमुना नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नाव के सहारे लोग अपना सामान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं।
यूपी के औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिले के कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। सिकरोड़ी, गोहानी कला, अस्ता सहित आसपास के सभी करीब 1 दर्जन गांव के लोगों के सामने भोजन पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। बाढ़ की तबाही का मंजर ऐसा है कि हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घर, गली, स्कूल और खेत सब डूब चुके हैं। लोग नाव के सहारे अपने सामान को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं। सिकरोड़ी गांव की हालत सबसे ज्यादा गंभीर है। गांव की गलियों से लेकर घरों तक पानी भर चुका है। जिलाधिकारी ने कहा है कि हर संभव राहत दी जा रही है। नावें लगाई जा रही हैं, राशन और भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बचाने के लिए जमीन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण कर रही है और लोगों को आश्वासन दिया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जल स्तर बढ़ने पर लोगों को ऊंचे स्थान पर चले जाने का आदेश दिया गया है। मदद के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने को कहा गया है। आगरा में तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई सड़कों पर तालाब जैसा मंजर दिखाई दिया। इससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई तो कई इलाकों में सैलाब के बीच बच्चे तैराकी करते हुए दिखे। देखिए आगरा की ये फ्लड रिपोर्ट। ये बारिश की विनाशलीला में समंदर बने शहर की खौफनाक तस्वीरें हैं। ये ताज नगरी में मचे जल तांडव की सवाल उठाती तस्वीरें हैं। बारिश ने यूपी के आगरा में ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा शहर जल समाधि लेने पर उतारू है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें, फुटपाथ सब कुछ पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक रेंग रहा है। गाड़ियां कई फीट पानी के बीच खुद की क्षमता परख रही हैं, तो बाइक सवार मुश्किल से मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जल भराव के बीच हादसे की आशंका बनी हुई है। आगरा में बारिश की वजह से जगह जगह तालाब बने हुए हैं। तस्वीरों को देखिए, दरिया बनी सड़कों पर बच्चे तैराकी कर रहे हैं। बच्चों की स्विमिंग करते वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने आगरा को समंदर बना दिया। गलियों में भी घुटनों तक पानी घुसा है। शहर की सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। यहाँ बारिश कुछ इसी तरह जल बवंडर लेकर आती है। हर साल मानसून सीजन से पहले सरकार हालात बदलने के दावे करती है, लेकिन तमाम दावे और इंतजाम कुछ ही घंटे की बारिश में धुल जाते हैं। और यूपी के हमीरपुर में भीषण बाढ़ की वजह से 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। वीडियो यूपी के हमीरपुर का है, जहां यमुना और बेतवा नदियों में आई बाढ़ का पानी कहर ढा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। शहर की गलियों में नाव चल रही है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग अपना सामान समेटकर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में कई साल बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जिले के करीब 183 गांव इस बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हमीरपुर जिले के एक और यमुना और दूसरी तरफ बेतवा नदी बहती है। दोनों नदियों के बीच सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ओर से जिले में पानी आ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। जिला प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित गांवों पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अपील की जा रही है कि गांव वाले अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और प्रशासन की तरफ से बनाए गए शरणार्थी शिविरों में पहुंचने को कहा जा रहा है। बुंदेलखंड में जून जुलाई के महीने में पहले मानसूनी बारिश नहीं होती थी। सूखे जैसे हालात बने रहते थे, लेकिन इस बार इलाके के सारे बांध पानी से भर गए हैं। देश के हालात आपने देखे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, जहां बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं और अमेरिका के 3 शहरों में इमरजेंसी लागू हो गई है। आपको बता दें, खबर है न्यू जर्सी और मैनहट्टन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तेज बारिश की वजह से भी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। वाटर लॉगिंग की समस्या सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रही है, बल्कि लोगों के घरों में अब पानी आ गया है। यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशंस में भी बारिश का पानी कैसे घुस आया, ये देखिए। यही वजह है कि ज्यादातर इलाकों में रेल सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। सड़क पर पानी इतना भर चुका है कि देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी गाड़ी पानी में समा चुकी है। वहीं अलग अलग इलाकों से आ रही वो तस्वीरें जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर सैलाब है। कई फीट तक पानी चौतरफा हाहाकार मचा रहा है। लगातार हो रही बारिश से सुपर पावर अमेरिका भी करा रहा है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। चौराहे पर भी कई फीट तक पानी खड़ा हुआ है। आवाजाही ठप है। कारें भी सैलाब में डूबी हुई। न्यूयॉर्क में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर बाढ़ आने से कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। अब न्यूयॉर्क के रिहायशी इलाकों का हाल देखिए। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। कुछ इलाकों में 7 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। लोगों को फोन, टॉर्च और जरूरी सामान से भरा बैग अपने पास रखने और ऊंचे स्थान पर जाने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।
अब आपको अमेरिका की न्यू जर्सी से आई हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मेट्रो स्टेशन में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। मेट्रो स्टेशन के अंदर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। मेट्रो ट्रेनें भी कई फीट पानी में डूबी हुई, जिसके कारण यहाँ मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। मेट्रो स्टेशन पर हर तरफ पानी ही पानी है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। रूस से टाइरन याज में फ्लैश फ्लड से भीषण तबाही हुई है। ताइवान में भी तेज रफ्तार सैलाब ने कोहराम मचा दिया है। वहीं टेक्सास में जल प्रहार से हाईवे 2 टुकड़ों में टूट गया है। देखिए 3 देशों पर कैसे टूटा है कुदरत का कहर। दहाड़ मारकर आगे बढ़ता सैलाब खौफनाक लहरें डरा रही हैं। फ्लैश फ्लड का रौद्र रूप कोहराम ढा रहा है। तस्वीरें रूस के टायरनाज शहर की हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से हर जगह कीचड़ जमा है। लहरों के साथ कीचड़ बहकर नदी की तरह इंसानी बस्ती में टक्कर मार रहा है। दोनों तरफ अपार्टमेंट और बीच में बह रहा सैलाब, ऐसा लगता है कि नदी के दोनों किनारों पर मकान बनाए गए हैं। सड़कों पर तबाही की ये तस्वीरें ताइवान के चांगहुआ की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई देगा। एक बार देखने पर ऐसा लग रहा है मानो ये सड़क नहीं बल्कि कोई नदी हो। हालात जल प्रलय जैसे दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें डरा रही हैं क्योंकि इससे इंसानी जान पर बनाई है। अमेरिका के टेक्सास में भी आसमानी आफत ने भीषण तबाही मचाई है। इन तस्वीरों को देखिए, जल प्रहार से पूरी सड़क टूट गई। सड़क के बीचों बीच एक बड़ी खाई बन गई है। इसी खाई में कई कारें भी फंस गईं। सड़क नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और एसआईआर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि हमारे पास वोट चोरी के सबूत हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी का बयान आपने देखा और वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार है। चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को निर्देश, गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करें। अधिकारी निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से काम करें। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि बहुत अजीब और बेतुके आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। इसके अलावा जो मुद्दा उठाया गया था राहुल गांधी की तरफ से, पीयूष, उसका कुछ पर्टिकुलरली जवाब भी दिया गया है या फिर सिर्फ ये बताया गया है कि उनको बुलाया गया, ईमेल किया गया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? बिल्कुल समीर, देखिए चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राहुल गांधी की ओर से कोई भी मेल चुनाव आयोग को नहीं भेजा गया था। और जबकि 12 जून को चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भी जवाब दिया था और राहुल गांधी को भी जवाब दिया था और पूरी पार्टी को जवाब दिया था। तो इस स्थिति को आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो हतोत्साहित करते हैं उन लोगों को जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। और एसआईआर जो सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जो अभियान है, वो बहुत ही क्लिष्ट है और इसमें मानवीय भूल और सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये चुनाव आयोग पहले ही स्वीकार कर चुका है और यही वजह है कि 1 माह का जो वक्त दिया जाता है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपील भी की है सभी राजनीतिक दलों से कि आप इसमें सहयोग करें। और राहुल गांधी के जो बयान हैं उनकी भत्सरना आज चुनाव आयोग ने की है और बाकायदे इसको लेकर के एक स्टेटमेंट जारी किया है। आमतौर पर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है, लेकिन लगातार राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर हमले किए जा रहे हैं, विपक्ष की ओर से हमले किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में
चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से कोई भी ईमेल चुनाव आयोग को नहीं किया गया था। और आज एक अहम कदम चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से उठाया गया, ये अहम कदम ड्राफ्ट आज पब्लिश कर दिया गया। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच में सभी राजनीतिक दलों को बिहार में ही बूथ लेवल पर और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये ड्राफ्ट मुहैया कराया गया, जबकि इसके बाद 3 बजे सार्वजनिक कर दिया गया वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति जाकर के 243 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकता है और उसे देख सकता है अगर कोई खामी है, और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक उसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। जी समीर। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। तो राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। और इधर शशि थरूर ने राहुल गांधी का बयान खारिज कर दिया है। डेड इकोनॉमी वाले बयान पर शशि थरूर का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। शशि थरूर ने कहा पूरी दुनिया सच जानती है। राहुल ने ट्रंप के बयान का समर्थन किया था। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। संसद की कार्यवाही के दौरान सीआईएसएफ जवान की मौजूदगी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है। खड़गे ने उपसभापति को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। वहीं किरण रिजिजू ने कहा है कि यह व्यवस्था सुरक्षा पुख्ता करने के लिए की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष ने राज्यसभा की मौजूदा स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती को लेकर उपसभापति को लेटर लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मचारियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हमने ये कल भी देखा और आज भी देखा है। क्या हमारी संसद का स्तर इस हद तक गिर गया है? ये अत्यंत आपत्तिजनक और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस सदन में सांसदों को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए, और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहाँ प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज को बोलने का आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं है। और अहम खबर है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इसके बाद 22 अगस्त को सभी दाखिल नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। साथ ही 25 अगस्त नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इस चुनाव में राज्यसभा के 233 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड और लोकसभा के 543 सदस्य हिस्सा लेंगे।
अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता है तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिया जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी सरगर्मी तेज है। जहां बीजेपी में कई नामों पर विचार चल रहा है, वहीं बहुमत न होने के बावजूद विपक्ष एनडीए का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की। बिना अनुमति पाठशाला चलाने पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बिना अनुमति चल रही कई पीडीए पाठशालाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रयागराज, कानपुर, गाजीपुर में चल रही इन पीडीए पाठशाला संचालकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। कानपुर में बिना अनुमति के पीडीए पाठशाला चलाने के आरोप में समाजवादी पार्टी की नेता रचना सिंह गौतम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि ये सरकार को सब कुछ बंद करने में लगी है। गाजीपुर के शहर कोतवाली में काशीराम आवास कॉलोनी में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक विद्यालय का संचालन किया जाता था, लेकिन एक योजना के तहत इस विद्यालय को मर्ज कर दिया गया। यहाँ भी समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। जो स्कूल्स चल रहे हैं या पीडीए का जो हमारा पाठशालाएं चल रही है, उसके तहत हम छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षाएं जो है वो प्रदान करने का समाजवादी पार्टी का हर सिपाही जो है वो कार्य कर रहा है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार के महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। कूड़े से आजादी अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कश्मीरी गेट पर एक सरकारी दफ्तर में झाड़ू लगाई। जितेंद्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आज से दिल्ली में कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान शुरू हो गया और आप देखिए खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो यहाँ पर WCD के दफ्तर में पहुंची हैं और जो पुरानी फाइलें यहाँ पर जमा हैं उनको अपने हाथ से हटाने का काम कर रही हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर उनकी नाराज़गी भी है कि आखिर ऐसे दफ्तरों में ये फाइलों के ढेर जिनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है या पुराने हो चुके हैं उनको क्यों रखा गया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री खुद पहुंची हैं और ये पूरा अभियान चला जा रहा है। पूरा अगस्त महीना चलेगा, इसकी शुरुआत आज से है। 2 दिन जो शुरुआत के हैं 1 और 2 अगस्त, वो इसी तरीके से सरकारी कार्यालय हैं उनमें गंदगी के जो ढेर है, फाइलों के ढेर है, उनको हटाने के लिए रखा गया। और इसमें देखिए यमुना सफाई का भी खास ख्याल रखा गया है। तय किया गया है कि इस महीने के जितने भी गुरुवार हैं यमुना तट पर सफाई की जाएगी। ना सिर्फ यमुना तट पर बल्कि तमाम जो दफ्तर हैं उनकी सफाई की जाएगी, रिंग रोड पर सफाई की जाएगी। तो पूरा एक महीना जो है 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये कूड़े से आज़ादी अभियान जो है वो शुरू हो चुका है आज से। और उसकी खुद शुरुआत जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब के स्कूलों में आज से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए नशा विरोधी पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस मौके पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारी सरकार ने कई बड़े नशा तस्करों को जेल पहुंचाया। आज से 3,500 सरकारी स्कूलों में नशे के खिलाफ इस करिकुलम का शुरुआत की जा रही है, इस सिलेबस की शुरुआत की जा रही है। बच्चों को अब बचपन से सिखाया जाएगा। यही उम्र होती है जब बच्चे के पैर लड़खड़ा जाते हैं, बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। उसके दोस्त उसको कहते हैं कोई नहीं, एक बार चख के देख ले, कुछ नहीं होता। बच्चे को भी लगता है एक बार चखने में कुछ नहीं होता, दोबारा नहीं लूंगा। बस जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि एक बार चख के देख लो, दोबारा कुछ नहीं होगा, वो दिन आपका जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। तो आज हम सब लोगों को यहां से 100 भी लेके जानी है कि हम नशा नहीं करेंगे। और इसमें मत पड़ जाना कि आज एक चख के देख लेते हैं, कभी चख के मत देखना। ये जहर है, ये आपको भी खा जाएगा, आपके परिवार को भी खा जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अब झुग्गियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आदेश जारी किया, कोई भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी नहीं जाएगी। तोड़फोड़ जरूरी तो पहले मकान दिए जाएंगे। और धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार झांगुर ने ईडी की पूछताछ में कई गुनाह कबूल किए। झांगुर ने ईडी को बताया कि उसे पाकिस्तान सहित कई देशों से आर्थिक मदद भी मिली। यूपी के बलरामपुर में पकड़े गए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर ने ईडी के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया है।
ईडी के मुताबिक छांगुर ने स्वीकार किया है कि उसे पाकिस्तान से आर्थिक मदद मिली थी। इसके अलावा उसने कबूल किया कि उसके मकसद को आगे बढ़ाने में कई देशों से उसे आर्थिक मदद मिली है। उसकी दुबई यात्राओं के लिए मददगारों ने पैसों का इंतजाम किया। छांगुर ने ईडी से दुबई में अपने कई लोगों से रिश्ते की बात भी कबूल की है। ईडी दुबई से ट्रांसफर हुए 15 करोड़ का हिसाब किताब जानने में जुटी है। ईडी को शक है कि इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण रैकेट में किया गया। अगले हफ्ते से ईडी छांगुर की प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। ईडी की टीम छांगुर के बयानों की हकीकत जानने के लिए उसके करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन से भी पूछताछ करेगी। उससे खासकर विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल किए जाएंगे। ईडी से पहले यूपी एटीएस ने छांगुर, नीतू और नवीन तीनों को 14 दिन की रिमांड पर लिया था। छांगुर और नीतू को लेकर बलरामपुर में इनके ठिकानों की छानबीन की थी। इसी दौरान धर्मांतरण गिरोह को बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली थी। कोलकाता में बांग्लादेश की एक एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से फर्जी आधार और वोटर कार्ड बरामद हुआ। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता में एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की इस एक्ट्रेस पर आरोप है कि अवैध रूप से वो पिछले काफी समय से भारत में रह रही थी। भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रही थी। गिरफ्तार एक्ट्रेस का नाम शांता पॉल है। पुलिस को जांच के दौरान शांता के पास से आधार कार्ड, एक भारतीय वोटर आईडी और एक राशन कार्ड भी मिला है। तलाशी के दौरान उसके पास से कई बांग्लादेशी पासपोर्ट भी जब्त किए गए। शांता पॉल कोलकाता में 6 वर्षों से रह रही थी। उसने जादवपुर इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जिसमें वो अपने मित्र के साथ रह रही थी। स्थानीय पुलिस को उनके खिलाफ एक गुप्त शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई। पुलिस ने उनके अपार्टमेंट पर छापा मारा और दस्तावेजों की जांच की। पुलिस की पूछताछ में भी शांता पॉल आधार कार्ड और वोटर आईडी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। वो पुलिस को भारत में रहने के लिए कोई वैध वीजा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखा सकी, जिसके बाद उनके खिलाफ पार्क स्ट्रीट थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर आज बड़ी संख्या में छात्र उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी की। देखिए ये पूरी खबर। हाथों में बैनर पोस्टर, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सड़कों पर प्रदर्शनकारी, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए अभ्यर्थी नीतीश सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। इसी को लेकर पटना में सैकड़ों छात्र फिर से सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज गांधी मैदान के मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस बीच जमकर बवाल हुआ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पटना कॉलेज गेट से अभ्यर्थी पैदल मार्च के लिए निकले थे। सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे। सैकड़ों छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सीएम हाउस जाने के लिए गांधी मैदान से निकले थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभ्यर्थी आगे ना जा पाए, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। अभ्यर्थी बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। उनका कहना है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे। इस बीच पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की। और बिहार की राजधानी पटना के जानीपुर में 2 बच्चों के जले हुए शव बरामद हुए हैं। बच्चों के परिजनों ने इलाके के दबंगों पर बच्चों को जिंदा जलाने के आरोप लगाए हैं। जहां पटना में बच्चों को जिंदा जलाया गया, वहां से देखिए टीवी9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ ना शॉर्ट सर्किट ना कुछ भी जरा सा ऐसा कुछ रहता तो हम विश्वास करते कि चलो शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, बोर्ड है यहाँ, हमारा सब कुछ सही है। यहाँ शॉर्ट सर्किट का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, जो अगर ये कहा जाए कि ये दुर्घटना है, हालांकि पुलिस भी इसे अभी तक दुर्घटना नहीं कह रही है, शॉर्ट सर्किट की भी कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। कहीं से भी बिजली, अभी देखिए पंखा चल रहा है, कहीं कोई दुर्घटना ही कोई गुंजाइश दुर्घटना की नहीं है। ये पूरा थी सोचा समझी साजिश है। ये मारा गया, उसके बाद ही आग लगाया गया। ऐसा कुछ कारण है आप लोग? अभी कोई कारण नहीं पता चला। अभी कोई कारण नहीं पता चला। बच्ची 10th में पढ़ती थी। बच्चे CBSE बोर्ड का एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम का था। ढांढस रखिए ढाम में। अब हम इनके दुख को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। टोपी दूसरा कोई यही टोपी, हाँ ये टोपी नहीं हमारा, ये हमारा टोपी नहीं है। और भारत और यूके के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। 24 जुलाई 2025 को लंबी जद्दोजहद और चर्चा के बाद भारत और यूके ने मुक्त व्यापार समझौते
इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम की स्टारमर की मौजूदगी में हुए समझौते के मुताबिक दोनों देशों के बीच सालाना $34 बिलियन व्यापार बढ़ने की संभावना है। भारत जहां यूके से आयात पर 90% टैरिफ घटाएगा, वहीं यूके भारत के सामानों पर 99% ड्यूटी घटाएगा। इनमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत से यूके को होने वाले ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। 2024 में भारत से यूके को $941 मिलियन का ज्वेलरी एक्सपोर्ट हुआ। समझौते के बाद भारतीय जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यूके से भारत आने वाली शराब पर टैरिफ 150% से घटकर 40% होगा, जबकि यूके कार पर ड्यूटी 110% से घटाकर 40% करेगा। 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $120 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है।